एमसीक्यूज कॉस्ट चैप्टर के है। सबसे पहले दे रखा है आइडेंटिफाई द टू कॉस्ट कर्व विच स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। ऐसे कौन से दो कर्व हैं जो सेम पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं वाई एक्सिस से। कर्व की अगर शेप हो तो शेप को देखो रजिस्टर में। ये देखो ये कर्व है टीएफसी टीसी और टीवीसी का। टीएफसी और टीसी दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं ना। इन्होंने ये नहीं पूछा कि शेप क्या होगी, इन्होंने क्या कहा है कि सेम पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए। टीसी और टीएफसी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। सपोज करो इस पॉइंट को हम क्यू कह देते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं पॉइंट क्यू से, ठीक है ना। नहीं बनाया तो इसको बना भी लो। टीसी की शेप टीएफसी की शेप ऊपर से स्टार्ट होगी वाई एक्सिस, और टीएफ ये टीवीसी ध्यान रखना ओरिजिन से होगा, टीवीसी ओरिजिन से जाएगा। तो इसके लिए एक पॉइंट लिख लेंगे जो एमसीक्यू में भी दे रखा था कि टीएफसी एंड टीसी, टीएफसी जो टीसी टीएफसी एंड टीसी जो है हमारे ये दे रखा था स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। कौन से एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस। दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया पॉइंट क्यू, ये है पॉइंट क्यू, लेट्स से पॉइंट क्यू। देखो एक पॉइंट और दे रखा है कि जो टीसी एंड टीवीसी कर्व है ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, मतलब दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये भी लिख लेना। टीसी एंड टीवीसी क्या होता है, जैसे मैथ्स में लिखते थे ना टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल, ऐसे लिखते थे ना मैथ्स में, पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है टीएफसी, और टीएफसी क्या होता है कांस्टेंट, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट। और डिस्टेंस क्या है टीएफसी, टीएफसी डिस्टेंस है और टीएफसी क्या होता है कांस्टेंट होता है। बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट एंड डिस्टेंस क्या होता है टीएफसी। तो फर्स्ट का आंसर सी पार्ट हो गया। सेकंड कह रहा है सैलरी परमानेंट स्टाफ की कौन सी कॉस्ट होगी। परमानेंट स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो एक तो फिक्स कॉस्ट है, दूसरा इम्प्लीसिट है, ये एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट है ना क्योंकि एक्चुअल में सैलरी पे कर रहा है। इम्प्लीसिट क्या होती है, जैसे अपनी ही बिल्डिंग का इम्प्यूटेड रेंट, कि अगर रेंट पे रह रहे होते तो कितना रेंट जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना सैलरी अगर परमानेंट स्टाफ की दे रखी हो तो ये आपकी फिक्स्ड भी है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी है। थर्ड वाला बताओ, कॉस्ट कर्व जो कि इनवर्सली एस शेप होता है वो कौन सा इसमें से कर्व होता है, कौन सा कर्व इसमें से इनवर्स एस शेप का होता है। कर्व की शेप एक बार याद कर लो क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। टीवीसी कर्व इनवर्स एस शेप का होता है, ठीक है, यहाँ था अभी नीचे टीवीसी कर्व, ठीक है। तो टीवीसी कर्व, वैसे तो टीसी कर्व भी इनवर्स एस शेप ही होता है, अगर टीसी ऑप्शन होता तो वो भी हो सकता था, या तो टीसी ऑप्शन देंगे या टीवीसी देंगे। तो ध्यान रखना इनवर्स एस शेप नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो इनवर्स एस शेप किस किस की होती है, एक तो टीसी कर्व की एंड एक टीवीसी कर्व की। उसके बाद नेक्स्ट है विच कर्व इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा कर्व है जो फिक्स्ड कॉस्ट से अफेक्ट नहीं होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट से आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व अफेक्ट नहीं होता है। मार्जिनल कॉस्ट का फिक्स्ड कॉस्ट से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि या तो टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस वन निकलता है या टीवीसीएन माइनस टीवीसी एन माइनस वन निकलता है। तो ये भी लिख लो, नए नए पॉइंट आएंगे इसमें। कौन सा, इसमें लिखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज नॉट अफेक्टेड, एमसी कर्व इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, कॉस्ट शेड्यूल दे रखा है किसी फर्म का, आउटपुट है 1 से लेकर 4 तक, मार्जिनल कॉस्ट है 70, 60, 62, 72। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थर्ड लेवल पे क्या होगी, सोचो एबीसी क्या होगा थर्ड लेवल पे, कैसे निकलेगा। मार्जिनल कॉस्ट से टीवीसी निकल सकता है और टीवीसी से क्या निकल सकता है एबीसी। टीवीसी कैसे निकलेगा, समझ आया।
कैसे निकलेगा? टीवीसी देखो एमसी होता है टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन, तो टीवीसी में क्या करेंगे, एमसी को प्लस कर देंगे। तो पहले एमसी 70 है तो 70, फिर 70 प्लस 60 130, फिर 130 प्लस 62 192, और 192 प्लस 72 कितना आएगा 264। अब ये कह रहे हैं थर्ड उस पे बताओ, तो थर्ड उस पे आपका टीवीसी है तो एवीसी हो जाएगा टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टीवीसी आपका 192 है थर्ड यूनिट पे, और थर्ड यूनिट तो 3 है, डिवाइडेड बाय 3 करके क्या आ जाएगा 64। तो आंसर विल बी फोर्थ पार्ट। एक काम करो, इसको शेड्यूल बना के इसका आंसर लिख लो, शेड्यूल बना लो और एबीसी या थर्ड लेवल ये लिख लो। ये समझ आया ना टीवीसी कैसे निकला? इस फॉर्मूले से एमसी निकालना है तो माइनस, टीवीसी निकालना है तो प्लस। तो हम ये कह सकते हैं कि टीवीसी निकालने के लिए हमें समेशन ऑफ एमसी करना पड़ेगा एक तरह से, या एमसी एन प्लस एमसी एन माइनस वन, इस तरह से कह सकते हैं। एमसी निकालने के लिए माइनस होता है लेकिन टीवीसी निकालने के लिए प्लस होएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला बताओ। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशन टू द टोटल कॉस्ट वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज। एक सेकेंड, यहाँ पर देखो मार्जिनल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट का एडिशन। जब आउटपुट का एक और यूनिट वेस्ट तो हो ही नहीं सकता, सोल्ड भी हो नहीं सकता, वो रेवेन्यू में आता है। या तो एम्प्लॉयड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है प्रोड्यूस्ड हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना एम्प्लॉयड नहीं होगा, क्या होगा प्रोड्यूस्ड होगा। एक और आउटपुट अब क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखना इसको भी लिख लो। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशन टू द टोटल कॉस्ट, जब एक और आउटपुट क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है सेवंथ। मार्जिनल कॉस्ट कैन बी डिराइव फ्रॉम, मार्जिनल कॉस्ट किससे निकाल सकते हैं, या तो टीसी से या टीवीसी। तो ये तो आसान है, आंसर हो जाएगा टीवीसी। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो। उसके बाद एट्थ है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आंसर होना चाहिए एट्थ का? क्या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है? नहीं, वो तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करती है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है? नहीं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज नहीं करती बल्कि क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो आंसर होगा सी, लिख लेना इसको भी। एएफसी डिक्रीज करता रहता है, स्केड्यूल में देखना। एएफसी डिक्रीज करता है जैसे जैसे आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्योंकि अमाउंट तो टीएफसी की सेम है ना, लेकिन लेबर तो बढ़ रही है। जैसे जैसे लेबर बढ़ेगी डिवाइड करके क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज से क्या होगा, डिक्रीज होगी ना एएफसी। देखो एक बार बता देता हूँ इसे कैसे होगा। टीएफसी, सपोज करो ये आपका आउटपुट है 1 2 3 4, ये आपका टीएफसी है, टीएफसी 60 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एएफसी कह रहे थे ना, एएफसी टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आउटपुट बढ़ रहा है तो 60 डिवाइडेड बाय 160, फिर 60 बाय 2 30, फिर 60 बाय 3 15, और 60 बाय 4 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 5 4 जा 20। नहीं, दिस वन इज 20, ये 20 और ये 15। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है एएफसी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट अमाउंट को डिवाइड करेंगे ज्यादा से तो कम ही तो होएगा, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑल द कर्व्स एक्सेप्ट डैश आर यू शेप, इसमें से किसको छोड़ के बाकी हमारा यू शेप है। एबीसी भी यू शेप है, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप है, एवरेज कॉस्ट का भी यू शेप है, सिर्फ एएफसी यू शेप नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट यू शेप जा रहा है, एवरेज कॉस्ट यू शेप जा रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या जा रहा है, यू शेप जा रहा है। इन्होंने ये एएफसी इनके बीच का डिफरेंस बता दिया है। ठीक है, एएफसी का देखो, ये एएफसी का इस तरह से होता है, इसकी शेप लिख लेना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एएफसी कर्व कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो एएफसी कर्व ये होता है, और इसका अगर स्केड्यूल बनाना हो तो ये स्केड्यूल के लिए ऐसे ही जैसे अभी मैंने बताया था ना, कि टीएफसी कांस्टेंट ले लेना, आउटपुट बढ़ा देना, और टीएफसी डिवाइडेड बाय आउटपुट करेंगे तो एएफसी आ जाएगा, और एएफसी डिक्रीज करता जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इसकी शेप लिख लेना भाई, ये क्या है, यू शेप नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इसका मतलब भी लिख लेना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट है, मतलब इसको पॉइंट दे दो, पी क्यू आर एस टी, ये पी क्यू आर एस टी जो पॉइंट्स है सब पे एरिया क्या है, एरिया अंडर द कर्व सेम माना जाएगा।
ठीक है, तो इसकी शेप क्या हो गई, AFC कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान रखना यू शेप कौन कौन से हैं और कौन सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, गलती मत कर देना। और किस वजह से है, क्योंकि एरिया इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सब में एरिया आपका सेम रहता है, एरिया रिमेन सेम। ये वाले यू शेप है, ये भी ध्यान रखना, चाहे तो लिख लो यू शेप कौन कौन से हैं। अभी TVC TFC भी लिखे थे ना, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ABC, ये सारे क्या है, यू शेप है। देखो यू शेप कौन कौन से हो गए, MC, AC, ABC। और अगर इनवर्स एस शेप आ जाए तो इनवर्स कौन सा होगा, इनवर्स एस शेप कौन कौन से होंगे, TC और TVC। समझ आया, मतलब हमारा क्रक्स क्या निकला, इनवर्स एस शेप आ जाए लिख लिया TC TVC, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाए लिख लिया कौन सा, ABC। और अगर यू शेप आ जाए तो यू शेप में लिख लो MC, AC और ABC। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट स्केड्यूल दे रखा है इसमें हमें। तो कॉस्ट स्केड्यूल में हमें दे रखा है आउटपुट है, टोटल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट फोर्थ लेवल पे निकालना है, ट्राई करो। मार्जिनल कॉस्ट फोर्थ लेवल पे, फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा TCN माइनस TCN माइनस 1, या TVC होता तो TVC से निकल जाता। हाँ, तो कितना आंसर आ रहा है, एक मिनट। मार्जिनल कॉस्ट आएगा सबसे पहले तो आपका डैश हो जाएगा, फिर TCN माइनस 1 मतलब दिस माइनस दिस, ये कितना आ रहा है 20 20 40 45। ठीक है, फिर इसके बाद ये कितना आ रहा है 20, और इसके बाद ये कितना आ रहा है 10, और इसके बाद दिस वन इज 5। अब हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि फोर्थ लेवल पे क्या होगा। तो फोर्थ लेवल पे देख लो 1 2 3 4, फोर्थ लेवल ये, तो फोर्थ लेवल पे आंसर क्या होगा 10 होगा। फोर्थ लेवल का मतलब ये मत समझना फोर आउटपुट नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं, फोर्थ लेवल, तो 1 2 3 4 5 लेवल इस तरह से होगा, समझ रहे हो। फोर्थ लेवल का मतलब फोर्थ यूनिट नहीं है, ठीक है, फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट आपका 3 है, तो इस पे कितना होगा 10, तो आंसर विल बी 10। ठीक है, 20 मत कर देना। ठीक है, फोर्थ लेवल का ध्यान रखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया अंडर MC कर्व इज इक्वल टू, मार्जिनल कॉस्ट कर्व के अंदर का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, TVC के बराबर होता है, ध्यान रखना, लिख लो। मार्जिनल कॉस्ट कर्व के अंडर जो एरिया होता है दैट विल बी इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC। ठीक है, विच फॉर्मूला इज इनकरेक्ट टू डिटरमाइन TC निकालने के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, पहला तो ठीक है TVC प्लस TFC, TC समेशन ऑफ MC। अब देखो एक बात सोचो, क्या समेशन ऑफ MC होता है TC, या TC आपका होता है MCN प्लस MCN n माइनस 1। एक तरह से प्लस ही तो होता है, समेशन का मतलब क्या है कि सबका सम टोटल कर देना, तो ये आपका क्या होगा, इनकरेक्ट फॉर्मूला होगा। हाँ, आंसर क्या होगा, बी पार्ट। AC इंटू आउटपुट भी ठीक है, समेशन MC प्लस TFC, समेशन MC क्या होता है TVC, तो TVC प्लस TFC ये भी ठीक है। ध्यान रखना कौन सा गलत है, कंफ्यूजन हो जाएगा, डी पार्ट नहीं है, क्या होगा बी पार्ट। तो TC ऐसे लिखना है इसमें, TC इज इक्वल टू समेशन MC इज नॉट इक्वल टू कर दो बस, ठीक है, TC इज नॉट इक्वल टू समेशन, TC हर पॉइंट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पॉइंट्स। देखो मार्जिनल कॉस्ट सपोज करो 2 4 6 8 इस तरह से है, और अगर हमें TC निकालना है तो TC को MC n प्लस MC n माइनस 1 कर देंगे, तो पहले वाले पे सेम ले लो, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 6 12, और ये हो जाएगा आपका 12 प्लस ये 20, इस तरह से। ये देखो
इसमें टीसीज का समेशन कहाँ बन रहा है? अगर इसका टोटल करेंगे तो इसका समेशन थोड़ी आ रहा है, इक्वल थोड़ी आ रहा है। एमसी का टोटल बराबर थोड़ी आ रहा है। ये तो क्या कह रहा है कि टीसी जो है वो इसके सम टोटल के बराबर, मतलब 2 + 4 + 6 + 8। समेशन एमसी को वैसे तो देखो हम उससे भी निकाल सकते हैं। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमने सीखा था, दो तरह से निकल सकती है। एक तो टीसीएन माइनस टीसीएन-1, या टीसी ना दे रखा हो तो टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन-1। ठीक है, ये दो फॉर्मूले कहे थे इन्होंने। तो इन्होंने क्या मान लिया, इन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि जो टीसी है ना वो समेशन एमसी के बराबर नहीं है, बल्कि समेशन एमसी प्लस टीएफसी के बराबर है। क्योंकि समेशन एमसी को क्या माना, टीवीसी। इसको मैं ऐसे लिखवा देता हूँ, देखो टीसी इज इक्वल टू समेशन एमसी, 12th का ये है ना, हाँ बी वाला, समेशन एमसी प्लस टीएफसी। अब ये चीज कैसे बनेगी, तभी तो बनेगी जब समेशन एमसी किसके बराबर होगा, टीवीसी के। तो ये बन गया टीवीसी प्लस टीएफसी। तो ये ध्यान रखना कि इस चैप्टर के लिए ना इन्होंने ये माना हुआ है कि समेशन एमसी किसके बराबर है, टीवीसी के बराबर है। ठीक है, वो बात अलग है कि टीसी निकाल एमसी निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक तो टीसीएन माइनस टीसीएन-1 बी और एक टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन-1 बी। ठीक है, लेकिन मेन यही वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज करेंगे जब हमें टीवीसी ना दे रखा है, निकालने का कोई तरीका ना दे रखा। तो ये ध्यान रखना, इसको जरा लिख लो, दिस वन समेशन एमसी इज इक्वल टू टीवीसी, ये वाला अगर आ जाए तो फिर ये ध्यान रखना बुक के हिसाब से। वैसे इसका ऑप्शन कुछ और होना चाहिए था क्योंकि कंफ्यूजिंग बनेगा ये। बुक के हिसाब से टीसी इज इक्वल टू समेशन एमसी गलत है, मतलब टीसी इज नॉट इक्वल टू समेशन एमसी, क्योंकि टीसी किसके बराबर माना है, समेशन एमसी प्लस टीएफसी। ये लिख जरूर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 13th कॉस्ट शेड्यूल हमें दे रखा है फर्म का, जिसमें टीएफसी तो 12 है, आउटपुट है मार्जिनल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट सेकंड लेवल पे निकालनी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टीएफसी दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है, एक बार ट्राई करो। टीसी का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, टीवीसी प्लस, लेकिन टीवीसी तो है नहीं, तो टीवीसी कैसे निकाल लेंगे, टीवीसी उससे निकाल लेंगे समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करके, जो अभी सीखा था। तो टीवीसी आपका कितना निकलेगा, टीवीसी निकलेगा आपका, ये तो 9 ही रहेगा, फिर 9 + 7, 7 7 14 और 2 16, फिर 16 + 2 18, फिर 18 + 4 22, फिर 22 + 8 30, और 30 + 12 42 42। अब टीवीसी निकल गया तो टीसी निकाल लो। टीएफसी कितना है आपका, टीएफसी 12 है, तो टीएफसी तो सेम ही रहेगा। अब इसको प्लस कर दो तो टीसी आ जाएगा ए प्लस बी, इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया। तो 9 + 12 हमें किस पे चाहिए था, सेकंड लेवल पे चाहिए ना, तो बस सेकंड लेवल ही है। तो 16 + 12 26 और 2 28, तो आंसर विल बी 28, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। समझ आया, डायरेक्टली मत निकाल देना, समझ रहे हो। यहाँ पे ये गलती हो सकती है, बच्चा सीधा क्या करे, समेशन एमसी करके टीसी निकाल दे, लेकिन नहीं, क्योंकि समेशन एमसी क्या होता है, टीवीसी होता है, ध्यान रखो। वो अगर किसी क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट निकालने का बिल्कुल ही कोई तरीका नहीं है टीवीसी निकालने का, तो किससे निकालेंगे, टीसी से, वरना हमेशा किससे निकालेंगे, टीवीसी से। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ये गलती मत कर देना, मार्जिनल कॉस्ट का समेशन टीसी नहीं होता, बल्कि मार्जिनल कॉस्ट का समेशन क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स आर अर्नड बाय द फर्म इंक्लूडेड इन, जो नॉर्मल प्रॉफिट फर्म अर्न करती है वो किस में इंक्लूड होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में अर्न होता है। ठीक है, और जो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में अर्न होता है, इंक्लूड होता है। तो इसको भी लिख लेना, नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो हर साल का प्रॉफिट है, तो नॉर्मल प्रॉफिट किस में इंक्लूड होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट में। फिर टीएफसी कर्व की शेप कह रहे हैं, अब तो याद हो गई होगी। टीएफसी कर्व की शेप क्या होती है, टीएफसी टीएफसी तो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इनवर्स एस शेप किसकी होती है, वो होती है टीवीसी और
टीसी इस तरह से बनती है ना, तो ये क्या होगा आंसर, डी हो जाएगा। टीएफसी विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर 16th देखो, 16th का आंसर क्या होगा। कॉस्ट फंक्शन क्या है, इकोनॉमिकल फंक्शनल, फंक्शन ही दे रखा है तो कौन सा कंसेप्ट होगा, फंक्शनल। ठीक है, लिख लो इसे, कॉस्ट कंसेप्ट इज अ फंक्शनल कंसेप्ट। जिसमें भी डाउट हो वो लिख जरूर लेना रजिस्टर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 का आंसर क्या होना चाहिए। निशांत, तवलीन, मानस, मानस कंफ्यूज है कि फॉर्मूला क्या होगा टीसी में। तीनों 11th क्लास के बच्चे हैं, तो कंफ्यूज है कि भाई टीसी का फॉर्मूला इसमें से कौन सा सही होगा। निशांत कह रहे हैं टीसी टीवीसी प्लस टीएफसी, क्या सही है, सही कह रहे हैं, टीवीसी प्लस टीएफसी तो होता है। तवलीन कह रहा है कि भाई टीसी इज इक्वल टू एसी इनटू आउटपुट, क्या ये सही है, ये भी सही है। अब देखो देख के पता चल गया कि ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, लेकिन ये वाला भी देख लो। मानस क्या कह रहा है कि टीसी इज इक्वल टू, अगेन वो आ गया समेशन एमसी प्लस टीएफसी। अगर यहाँ पर ये कह देते, ये कहता है कि टीसी इज इक्वल टू समेशन एमसी, तो क्या वो सही होता, नहीं, क्योंकि समेशन एमसी क्या होता है, टीवीसी होता है, ये ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूँ ये मैं। तो तीनों ही क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, तो ऑल ऑफ। तो टीसी के तीन फॉर्मूले हैं, लिख लेना चाहे एक जगह, टीवीसी प्लस टीएफसी। आफ्टर दैट आपका बनेगा एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट। उसके बाद आपका क्या बनेगा, समेशन मार्जिनल कॉस्ट प्लस टीएफसी, वेयर समेशन मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू टीवीसी। टीएफसी ₹20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट है थर्ड यूनिट पे 5, टीएफसी है थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट, क्या होगा, सोचो क्या होगा। हाँ, टीएफसी तो सभी पे क्या रहता है, सेम रहता है ना, जैसे थर्ड हो कोई भी हो 20 है तो क्या रहेगा, 20 ही रहेगा। तो कितनी बेसिक सी चीज है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो अगेन यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अब देखो नेक्स्ट ना, शेप के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताओ टीवीसी कर्व की शेप क्या होगी इसमें। टीवीसी सबके आगे टीवीसी लिखा है, ये टीवीसी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, लेकिन इनवर्स एस शेप क्या होता है, टीवीसी होता है। ठीक है, समझ आया। तो टीवीसी कर्व की शेप के ऊपर भी पूछ लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन शेप के ऊपर है, द कर्व इन द फॉलोइंग डायग्राम इज द मोस्ट सिमिलर टू द टिपिकल। ये कह रहे हैं ये वाली शेप किसकी होगी, जो 20th पार्ट है। एक तो ध्यान रखना, ऊपर से शुरू हो रहा है, याद हो तो एक डायग्राम देखा था जहां पे यहाँ पे टीएफसी था, एक कर्व ऐसे जा रहा था, एक इसी के पैरेलल जा रहा था, ठीक है ना, ये हमने जो देखा था, ये था पहले टीसी और उसके बाद कौन सा, टीवीसी। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये वाला कर्व क्या होगा आपका, टीसी कर्व होगा। पहले वाला कौन सा होगा, टीसी, ये है आपका टीवीसी, वो टीएफसी, तो आंसर विल बी टीसी। 21 का आंसर क्या होगा। 21 में दे रखा है एमसी कर्व इंटरसेक्ट करता है एसी कर्व को एट डैश पॉइंट, एंड एबीसी कर्व करता है एट डैश पॉइंट। एमसी कर्व एसी कर्व को इंटरसेक्ट करता है मिनिमम पॉइंट पे, और एबीसी कर्व इंटरसेक्ट करता है मिनिमम पॉइंट पे। एमसी कर्व इंटरसेक्ट करता है एसी को, देखो ये भी था, एमसी कर्व एसी कर्व को, ये था ना डायग्राम। ये था एमसी कर्व एसी कर्व को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एमसी कर्व ये रहा, एसी कर्व ये रहा। एमसी कर्व एसी कर्व को मिनिमम पॉइंट पे तो कर रहा है इसके, तो ये वाला पॉइंट तो ठीक हो गया, एमसी कर्व एसी कर्व को क्या कर रहा है, उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या दे रखा था इन्होंने, दूसरा इन्होंने ये दे रखा है एंड एबीसी कर्व एट इट्स डैश पॉइंट। एमसी एसी को तो मिनिमम पे करता है, एबीसी को भी मिनिमम पे करता है क्या, तो देखो एमसी ये जा रहा, ये है आपका एबीसी, एबीसी को यहाँ इंटरसेक्ट करे, ये भी क्या है मिनिमम पॉइंट, तो ये दो पॉइंट बने ना, एक तो ये बना, एक तो आपका ये वाला पॉइंट बना, ये भी मिनिमम था और ये भी मिनिमम, तो एमसी दोनों को ही क्या करता है, मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। एबीसी को बी पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट किया है यहाँ पे,
ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लिख लो। MC कर्व इंटरसेक्ट AC एट इट्स, एक साथ ही लिख लेना, MC कर्व इंटरसेक्ट AC एंड ABC, AC कर्व एंड ABC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, दोनों को ही मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 22, AC ABC MC कर्व यू शेप है बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से यू शेप है? ध्यान रखना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ DMU नहीं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये भी लिख लो। ये तीनों कर्व यू शेप है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसके बाद 23 है, which which two curves are intersected by AC at its minimum point। देखो वही क्वेश्चन घुमा के आ गया। AC को, वो जो मार्जिनल कॉस्ट है, वो कौन से दो कर्व को मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? AC एंड ABC, अभी जो देखा था। नेक्स्ट है, मिनिमम पॉइंट ऑफ MC कर्व कम्स बिफोर द मिनिमम पॉइंट ऑफ, मिनिमम पॉइंट MC कर्व का कौन से कर्व से पहले आता है? तो आंसर होगा इसका सी पार्ट। इसका मतलब AC और ABC दोनों से पहले मिनिमम पॉइंट किसका आता है? MC का। देखो AC और ABC, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो AC और ABC से पहले MC का पॉइंट आ रहा है मिनिमम पॉइंट। अगर MC देखे तो MC का मिनिमम पॉइंट ये है, D पॉइंट। MC का मिनिमम पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट का D हो गया ना। AC और ABC का मिनिमम पॉइंट का है, AC का मिनिमम पॉइंट ये है A, और ABC का मिनिमम पॉइंट का है B है। तो MC का पॉइंट पहले तो आ रहा है, MC का सबसे कम वाला जो मिनिमम पॉइंट है, AC और ABC दोनों से क्या आ रहा है? पहले आ रहा है ना। तो देखो यहाँ भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, लिख लो इसे भी, क्योंकि पेपर में ऐसे कर्व बना के थोड़ी ना लिख पाओगे, ध्यान नहीं रहेगा। मिनिमम पॉइंट ऑफ MC कर्व कम्स बिफोर द पॉइंट ऑफ AC एंड ABC, बोथ मत लिखना क्योंकि रजिस्टर में लिख रहे हो ना। बिफोर द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC एंड ABC कर्व। क्वेश्चन नंबर 25 है, ABC कैन फॉल इवन व्हेन MC इज राइजिंग। ABC फॉल करेगा भले MC क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। प्रोवाइडेड MC इज लेस देन ABC, ये तो इसकी वो आई होगी रिलेशन, तो इसको लिख लो। ABC फॉल कर सकता है जब MC राइज कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन MC ABC से कम होना चाहिए, तभी राइज, तभी ABC फॉल करेगा। ABC फॉल करेगा, MC राइज करेगा, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होना चाहिए। उसके बाद 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट? AC कैन राइज व्हेन MC इज फॉलिंग। जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रहा है तो क्या एवरेज कॉस्ट राइज कर सकती है? सोचो, मार्जिनल कॉस्ट राइज कर सकती है, वो एवरेज कॉस्ट राइज कर सकती है, इसका स्केड्यूल होगा ना। देखो इसको ये टेबल से समझो, ये कह रहे हैं कि AC राइज करेगा जब MC फॉल कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनकरेक्ट। तो जरा लिख लेना, देखो ये वाला पॉइंट ये है, ये वाली कंडीशन ही इनकरेक्ट हो जाएगी कि AC राइज कर रहा है जब MC फॉल करेगा। AC राइज कर रहा है, MC फॉल। रजिस्टर में ये पॉइंट लिखो इसके लिए, फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट, ऐसे लिखो, फॉलोइंग कंडीशन आर करेक्ट। पहले लिखना है AC कैन फॉल व्हेन MC इज राइजिंग, ये ठीक है। MC राइज कर रहा है, अब ध्यान से समझना, तो AC फॉल कर रहा है, ऐसा हो सकता है। फिर ये कह रहे हैं कि AC कैन फॉल व्हेन ABC कैन फॉल व्हेन MC इज राइजिंग, मतलब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है तो ABC फॉल करेगा, ये भी सही कंडीशन है। थर्ड कह रहे हैं AC राइज कर सकता है जब MC राइज करेगा, मतलब MC राइज करेगा, तो ये तो वही बात हो गई ना, MC राइज कर रहा है, MC राइज कर रहा है तो AC फॉल भी कर सकता है और AC राइज भी कर सकता है, तो ये तो कंडीशन ठीक है। अब एक ये वाली कंडीशन लिखा है कि AC राइज कर रहा है और MC फॉल कर रहा है, एक सेकेंड, ऐसे MC फॉल और AC राइज, और इस वाली को लिख के काट देना, इस वाले को लिख के काट देना।
इसको याद कर लो हैंड टू हैंड। कैसे याद करोगे कि मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रहा है, तो एसी बढ़ भी सकता है, राइज भी कर सकता है, और एसी फॉल भी कर सकता है। समझ आया? मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रहा है, तो एबीसी क्या करेगा? फॉल करेगा। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट फॉल करे और एसी कर्व राइज करे, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें देखो, ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट और ये है आपका एवरेज कॉस्ट, बुक का ही दे रखा है ये। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रहा है? मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे आपका फॉल कर रहा है, फिर आपका राइज कर रहा है। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट क्या कर रहा है आपका? एवरेज कॉस्ट यहाँ पे आपका फॉल कर रहा है, यहाँ पे फिर कांस्टेंट हो गया और इसके बाद राइज कर रहा है। तो हमने क्या सीखा कि जब ये कह रहा था फर्स्ट पॉइंट में कि एमसी फॉल, हाँ ये देखो एमसी फॉल यहाँ पे कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे एमसी फॉल कर रहा है और एसी राइज कर रहा है, यही कहा था ना। तो एमसी फॉल करने पे एसी राइज करता है या फॉल करता है? फॉल करता है। तो फर्स्ट वाला क्या हुआ? इनकरेक्ट होगा। समझ आया? ये क्या कह रहे थे फर्स्ट वाले पॉइंट में? ये तो कहा था कि एमसी फॉल करेगा तो एसी राइज करेगा, यही तो कह रहे थे फर्स्ट वाले पॉइंट में। लेकिन ये क्या है? इनकरेक्ट निकला, क्योंकि देखो एमसी फॉल कर रहा है तो एसी क्या करेगा? फॉल करेगा, राइज नहीं करेगा। ये समझ आया? एक बार और कंडीशन भी चेक कर लो, दूसरी क्या थी? ये थी कि एमसी राइज करेगा तो एसी फॉल भी कर सकता है, राइज भी। एमसी राइज करेगा तो ये वाला पार्ट बना, एमसी राइज करेगा तो एसी राइज कर रहा है और एसी फॉल भी कर सकता है। ये वाली बात कर रहे हैं, जैसे कांस्टेंट आ गया ना, यहाँ पर अगर सपोज करो टीसी कम हो तो ये क्या हो जाएगा? फॉल भी करेगा। समझ रहे हो? तो कंडीशन सिर्फ इतनी याद कर लेना कि एमसी अगर फॉल कर रहा है, राइज नहीं, फॉल कर रहा है, तो एसी राइज नहीं करेगा, बल्कि एसी भी क्या करेगा? फॉल करेगा। लेकिन अगर एमसी राइज कर रहा है तो एसी फॉल भी कर सकता है, राइज भी कर सकता है, और एबीसी क्या करेगा? फॉल करेगा। एबीसी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। देखो एमसी राइज करेगा, ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, बेसिक है। लिख लिया ये? ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, स्केड्यूल के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। सिंपल सा ये है कि अगर एमसी आपका फॉल कर रहा है तो एसी आपका राइज नहीं करेगा। मेन पॉइंट ये था, जो आंसर क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इसको याद ही करना पड़ेगा, स्केड्यूल पे जाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि स्केड्यूल में कहीं बढ़ रहा है और कहीं घट रहा है। अभी देखा था ना जैसे स्केड्यूल में। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट है ईशान, पीयूष और भव्या, तीन फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं एमसी और एसी की। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? 27। ईशान कह रहा है कि एमसी कर्व एसी कर्व को इंटरसेक्ट करता है अबव से। क्या एमसी कर्व एसी कर्व को अबव से इंटरसेक्ट करता है? अभी तो ग्राफ देखा था, एमसी कर्व एसी कर्व को अबव से करता है क्या? देखो एक बार कर्व, सही है कि गलत? एमसी कर्व एसी कर्व को अबव से करता है या बिलो से करता है? बिलो से करता है ना। ये तो सिंपल है, ये वाला तो भाई, ये रहा आपका एमसी कर्व, ये रहा आपका एसी कर्व। तो एमसी ने एसी को ए पॉइंट पे किया है, ए पॉइंट अबव थोड़ी है, क्या है? बिलो है ना। तो पहले वाला तो गलत कह रहा है, पहले वाला तो साफ पता चल गया कि ये गलत कह रहा है ईशान। भव्या देखो, भव्या क्या कह रही है? भव्या कह रही है कि एमसी कर्व एसी कर्व को इंटरसेक्ट ही नहीं करता। क्या भव्या सही कह रही है? तो भव्या भी गलत कह रही है, क्योंकि एमसी करता तो है एसी को बिलो से। थर्ड कह रहा है पीयूष, एमसी कर्व एसी कर्व को बिलो से इंटरसेक्ट करता है, तो ये क्या कह रहा है? सही कह रहा है। तो सही कौन होगा? करेक्ट होगा पीयूष। तो ईशान और भव्या क्या है? गलत। समझ आया? ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख लिया ना रजिस्टर में। नेक्स्ट क्या है? अब कर्व की शेप याद कर लो कैसे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें से कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट होती है? तो आंसर लिख लो सप्लीमेंट्री कॉस्ट। सप्लीमेंट्री कॉस्ट दूसरा नाम किसका? नेक्स्ट बताओ 29 का आंसर क्या होगा? दिस कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो इवन व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड। कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो कभी भी जीरो नहीं हो सकती? फिक्स्ड कॉस्ट है, और फिक्स्ड का ही दूसरा नाम क्या है? सप्लीमेंट्री। तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है ना।
AC is obtained by TC dividing TC. TC को किससे डिवाइड करेंगे AC निकालने के लिए? आउटपुट प्रोड्यूस्ड. एम्प्लॉयड नहीं, अभी आया था ना एक क्वेश्चन, आउटपुट प्रोड्यूस्ड. When change in TC is divided by change in output. Change in TC divided by change in output, ये भी किया था. किसके बराबर होता है? MC के मार्जिनल कॉस्ट के. दो फॉर्मूले होते हैं ना, ठीक है. कौन सा कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है? ये भी अभी किया था. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है AFC. AFC का AC is rising, MC is. अगर AC राइज कर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या करेगा? 33. AC राइज कर रहा है, लिख लेना, मोर देन AC होगा. AC अगर राइज कर रहा है तो MC विल बी मोर देन AC. लिख लो ये वाला. AC राइज कर रहा है तो MC विल बी मोर देन AC. 34. मिनिमम पॉइंट ऑफ AC occurs to the right of the minimum point of. AC का जो मिनिमम पॉइंट है वो किसके राइट में अकर करता है? लेफ्ट नहीं कह रहे, राइट में कह रहे हैं. तो 34 का आंसर क्या होगा? AC का किसके राइट में करता है मिनिमम पॉइंट? देखो ग्राफ में, AC का किसके राइट में कर रहा है मिनिमम पॉइंट? मिनिमम पॉइंट ये है, ठीक है. तो ABC के क्या कर रहा है? राइट में कर रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा ABC. दे रखा है ABC ऑप्शन में. ABC आंसर विल बी डी. इसको भी लिख लो. हाँ MC भी दे रखा होता तो वो भी होता, उसके भी राइट में है ना. मिनिमम पॉइंट ऑफ AC occurs to the right of ABC एंड मार्जिनल कॉस्ट भी था ना, देखो यहाँ पे ये था. दिस वन वाज मार्जिनल कॉस्ट D और ये था आपका क्या मिनिमम पॉइंट ABC का B. दोनों के ही राइट में ना. किसकी बात कर रहे हैं? AC का. इसका मिनिमम ये था तो दोनों के ही राइट में ना, तो ABC एंड MC लिख लेना मार्जिनल कॉस्ट. टू द राइट ऑफ ABC एंड मार्जिनल कॉस्ट भी लिख लेना.